रेटिकुलम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम होते हैं। पिछले क्लास में ये सब बताया था आपने। इसमें राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। तो जिस पे राइबोसोम होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं होता है उसको कहते हैं स्मूथ, चिकना होना, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक यह फैला हुआ होता है, और पूरे साइटोप्लाज्मा में, पूरे के पूरे सेल के अंदर में यह स्कैटर्ड होता है, मतलब बिखरा हुआ रहता है। तो जिसके कारण इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। फंक्शन स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया था, यही वाला स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कुछ मॉडिफिकेशन पढ़ना होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफिकेशन मतलब होता है चेंज हो जाना, अपने आप को मॉडिफाई कर देना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं कहीं पर चेंज हो जाती है अलग तरह के स्ट्रक्चर में। जैसे आप लोग रामायण वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जो राक्षस वगैरह थे वह अपना शेप चेंज कर लेते थे, कभी छोटे बन जाते थे, कभी बहुत बड़े बन जाते थे, या अपना जो था अपना जो रूप ही चेंज कर लेता था, है ना। एक बार नारद मुनि जो थे, एक बार स्वयंवर हो रहा था, तो नारद मुनि ने बोला विष्णु भगवान से, हमें आप अपना जैसा रूप दे दीजिए। तो विष्णु भगवान का एक रूप होता है, बानर रूप भी होता है, तो बानर रूप दे दिया था। तो स्वयंवर में गए तो इनको सब देखकर हंसने लगा, क्योंकि मॉडिफाइड हो गए थे, चेंज हो गया था इनका। सब हंसने लगे, नाराज होकर उनको श्राप दे दिया। और वही श्राप जो दिया, उसी श्राप के कारण क्या हुआ, राम अवतार हुआ। और राम अवतार में देखिए 12 साल वनवास रहे, और जब रावण को मारा उसके बाद क्या हुआ, मतलब रावण को मारने के बाद सीता भी उनसे दूर चली गई। मतलब बोले थे कि जैसे हम पे हंस रहे लोग, आप पर भी ऐसा लांछन लगेगा। तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई होना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो जगह में देखा गया है कि ये मॉडिफाइड हो गए, मतलब अपना स्वरूप चेंज कर लिए हैं। तो पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बस ये आपको नर्व सेल में, नर्व सेल आप लोग को मालूम होगा कि नर्व सेल जो होता है हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इस तरह का आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, न्यूरॉन या नर्व सेल, है ना, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। पढ़े होंगे डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन। तो ये ब्रेन की कोशिका है। ये है फिगर नर्व सेल या न्यूरॉन, या हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। तो ये जो नर्व सेल है, ये इसका ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है साइटोन, और नीचे वाला जो लंबा पार्ट होता है इसको कहा जाता है एक्सोन। जब हम लोग ह्यूमन पढ़ेंगे ना ब्रेन, तो उसमें ये फिगर बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि नर्व सेल के अंदर में साइटोन जहाँ पर है, वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दाने के रूप में बदल जाता है, मतलब ग्रैनुलर हो जाता है, और इसका नाम साइंटिस्टों ने रखा है नीसल्स ग्रेन्यूल्स। तो सोच देखने वाली बात यह है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, ट्यूब जैसा है, लेकिन यहाँ कैसा हो गया, दाना जैसा, ग्रैनुलर हो गया। तो मॉडिफिकेशन हो गया ना, क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण। तो यहां पर लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
present as Nissal's granule in nerve cell। नर्व सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निसल्स ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में है, ब्रेन वाले चैप्टर में ये आपको दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निसल्स ग्रेन्यूल क्या है? तो निसल्स ग्रेन्यूल क्या है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, या फिर बोल सकते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आ जाता है तभी तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन में आपको या तो ये देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, या फिर ये देगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो निसल्स ग्रेन्यूल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल सेल में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पर? मसल सेल में, है ना। आप देखो मसल सेल आप लोग पढ़ाएंगे आप लोग को मसल सेल, तो मसल सेल लगभग इस तरह का दिखने को, ज्यादातर ऐसा दिखने को मिलता है मसल सेल, ठीक है। मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से होता है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के अंदर में, फिगर मसल्स के अंदर में किस में बदल जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक लाइन लिखेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल, मांसपेशियों की कोशिकाओं में। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारा ऑप्शन देगा। तो क्या लिखोगे आप? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निसल्स ग्रेन्यूल क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक। बस ये याद रखना है आपको, समझ गए। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या इस तरह से क्रॉस होता है ना। ये मांसपेशी है, ये ऐसे होता है और ऐसे होता है। ऐसे जो ट्यूब बना हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहा जाता है एल ट्यूबुल। और इस तरह का जो ट्यूबुल दिखा हुआ है इसको कहा जाता है टी ट्यूबुल, ट्रांसवर्स ट्यूबुल। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा भाई। ये हम लोग समझ गए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरण है ना, चेंज है, रूपांतरण है ना। तो इसमें दो तरह के ट्यूबुल पाए जाते हैं, एल ट्यूबुल और टी ट्यूबुल। तो एक पॉइंट हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां लिखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज एल ट्यूबुल और टी ट्यूबुल।
इनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, अभी नहीं पढ़ना है। बस ये याद रखना है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के ट्यूबुल होते हैं। याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं भी याद रहेगा फिर भी अच्छा है, खाली बस माइंड में एक बार चला गया। जब हम लोग मसल पढ़ेंगे तो एल ट्यूबुल और टी ट्यूबुल जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। तो बस मेन आपको ये याद रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मॉडिफिकेशन दोनों याद रखना है आपको, और दोनों एनसीईआरटी में गिवन है, समझ रहे हो। क्वेश्चन क्या आता है दोनों का हमने बता दिया। तो ये मॉडिफिकेशन है। हम लोग घर में कुछ अलग ढंग से रहते हैं, कहीं रिलेटिव के पास गए तो अलग ढंग से रखते हैं, हम ही हैं, लेकिन अलग अलग नेचर हर जगह शो करते हैं कि नहीं। नानी घर जाते हैं तो हम लोग कुछ ज्यादा उत्पात करते हैं, मतलब खुल के, या बट कहीं पर ससुराल वगैरह जाना हो तो वहां क्या होता है, थोड़ा सा अपना नेचर को क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन कर लेते। क्लास में आए तो डिसिप्लिन में आ गए, दोस्त के साथ गए तो पूरा मस्ती किए। तो अलग अलग जगह अलग अलग हम लोग अपना नेचर शो करते हैं, तो वही नेचर है मॉडिफिकेशन। ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन। अब बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ना है, और इसका बहुत सारा फंक्शन है। सेल के अंदर इसका बहुत सारा फंक्शन है, और जितना फंक्शन है सारा हम लिखा देंगे। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, मतलब पूरे सेल में फैला हुआ है। और आप देखने से लग रहा है ना, एक तरह से हड्डी जैसा रचना है, और पूरे सेल को यह एक शेप प्रदान कर रहा है। जैसे हमारे शरीर को बोन, हड्डी जो है, हड्डी पूरा शरीर का क्या बनाया हुआ है, स्केलेटन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, स्केलेटन। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्केलेटन ढांचा के जैसा एक्ट करता है ना। तो ये पॉइंट, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से खींच कर निकाल दो तो क्या होगा, इसका शेप मेंटेन नहीं रह पाएगा, है ना, थोड़ा पचक उचक जाएगा। लेकिन शेप में रहता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटन के तरह कार्य करता है। साइटोस्केलेटन कैसा कार्य करता है, साइटोस्केलेटन। और हमारा हड्डी जो होता है उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, स्केलेटन, है ना। तो पहला पॉइंट हमें देखने से ही पता, ये पॉइंट जो हम लिखा रहे हैं ये देखने से पता चलता है फिगर को। क्या है भाई, शॉर्ट जस्ट लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज साइटोस्केलेटन। साइटो, देखो यहां पर साइटो मतलब क्या हुआ, सेल का, कोशिका का। स्केलेटन मतलब क्या हुआ, ढांचा। समझने में आसानी हो गई, हिंदी लिख दिया तो यह सेल का ढांचा बना रहा है, जो कि हमें फिगर देख करके ही पता चल रहा है। दूसरा पॉइंट, ये न्यूक्लियस है, और हमने आपको कितना बार बताया है कि न्यूक्लियस का ये जो न्यूक्लियस का ये जो इन्वेलप है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका ये इन्वेलप है, मतलब इसका कवरिंग है, न्यूक्लियस इन्वेलप। या इन्वेलप मतलब क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाला एक, अंदर वाला। तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी यही बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, न्यूक्लियस का एनवेलप या मेम्ब्रेन कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिगर देखने से ही दूसरा लाइन भी हमें पता चल गया। तो क्या लिखेंगे दूसरा फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, इसको हम लोग इन्वेलप भी बोल देते हैं। बहुत सारे बुक में इन्वेलप से लिखा रहता है, चलो सही बात है, मेम्ब्रेन नहीं लिखे तो इन्वेलप लिख देते हैं। 2 पॉइंट फिगर देखने से पता चल गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है भाई, राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम ही है ना। बोला करो भाई, बोलने का आदत डालिए, मुंह में अपने बात को मुंह में नहीं रखना है। ये है राइबोसोम। आखिर ये राइबोसोम आया कहां से, इसी ने बनाया है, इसी ने बनाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम का सिंथेसिस किया है, ठीक है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह लाइसोसोम को बनाता है। क्या बनाता है, लाइसोसोम को यही बनाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम पढ़ेंगे आगे। सेल का क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस, क्या लिखेंगे, लाइसोसोम। और लाइसोसोम कैसा, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। 3 बातें याद हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्राइमरी लाइसोसोम और साइटोस्केलेटन। फिर इसको देखते हैं। देखो जूम थोड़ा कर दिया हमने इसको, जूम करने के बाद देखो, अगर कोई पदार्थ यहां पर है, कोई पदार्थ यहां पर है, तो यहां से इसको यहां जाना है, तो इसी के हो करके जाएगा ना, ये लेके जाएगा। जैसे नदी होता है, नदी में नाव होता है, नाव ही इधर का आदमी को चढ़ा करके उधर लेके जाता है। मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वह कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है सेल के अंदर कोई भी वस्तु है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना, क्योंकि पड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा जगह में ये पड़ा हुआ है, तो यही ना लेके जाएगा जी, समझ रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सभी लोग जानते हो ना, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता, मतलब यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे वन प्लेस टू अदर प्लेस। यह जो ट्रांसपोर्ट करता है वस्तुओं का, है ना, सब्सटेंस का, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट वाली बात समझ गए। उसके बाद एक तरह से ये जंक्शन का काम कर रहा है। जंक्शन समझते हो, जैसे पटना जंक्शन है, गया से भी आएगी ट्रेन, भागलपुर से भी ट्रेन आएगा, कलकत्ता से भी ट्रेन आएगा, हाजीपुर से भी ट्रेन आएगा, दिल्ली से आएगा, मुंबई से आएगा, है ना, एमपी से आएगा, यूपी से आएगा, सब जगह से आएगा ना। इसका जंक्शन का काम होता है सभी जगह को जोड़ने का काम। जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, बात को समझ रहे हो। तो यहां पर आपको नहीं लग रहा है, अब मान लो कोई पदार्थ घूमते हुए यहां आया, ये इसको क्या कर रहा है, यहां से यहां पहुंचा रहा है। कोई पदार्थ इधर से आ रहा है, इसको इधर पहुंचा रहा है। जंक्शन का ये काम है, इधर का ट्रेन इधर, इधर का ट्रेन इधर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंक्शन का काम करता है, सेल के अंदर जंक्शन बनाता है। क्या बनाता है, जंक्शन बनाता है, जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर जंक्शन। इंट्रा मतलब होता है अंदर, ठीक है। जंक्शन बना रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब जंक्शन बना रहा है ना, जंक्शन बना रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म इंट्रासेल्युलर जंक्शन।
जंक्शन, जंक्शन, जो भी बोलो। इंट्रा मतलब क्या होता है भाई, कितना बार बताएं, अंदर। इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर। सेलुलर मतलब सेल के। जंक्शन मतलब जानते हैं आप लोग, जोड़ने वाला। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रा सेलुलर जंक्शन बनाता है। मेरे बस में रहता तो आपको इलेक्ट्रॉन इतना साइज बना देते, सेल के अंदर डाल देते, तब आपको लगता है इतना काम कर रहा है। ऐसे तो विश्वास ही नहीं होता, हम लोग पढ़ते थे तो विश्वास ही नहीं होता था कि जो चीज आंख से नहीं दिखता है उसका इतना सारा स्ट्रक्चर है। लगता है ना थोड़ा सा, जो चीज हम लोग आंख से नहीं देखते वो याद नहीं होता है, जिस चीज को आंख से देख लोगे वो याद हो जाता है। कितना भी इतना मोटा मोटा बुक आपको 5 साल में रटवा दे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चीर फाड़ नहीं करोगे। डॉक्टर सबको एक एक पॉइंट बॉडी का पता होता है। आपने बोला डॉक्टर साहब हमको बुखार है, तो जितना तरह से बुखार हो सकता है उतना तरह उनके माइंड में आ गया। उसके बाद बुखार के साथ थोड़ा वीकनेस भी है। अब जैसे ही वीकनेस का नाम लिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। ज्यादा वीकनेस होता है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, लिख दिया डेंगू का या फिर टाइफाइड का। डेंगू में क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। क्या होता है ब्लड में, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख लगभग है प्लेटलेट्स, 3.5 लिखते हैं एनसीईआरटी। प्लेटलेट्स कम हो जाता है। टाइफाइड जो है, जब टाइफाइड आपको बहुत दिनों तक रह जाता है, 6 महीना 7 महीना, सुने होंगे बहुत को, वो तब डेंगू के रूप में परिवर्तित हो जाता है। टाइफाइड कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत दिन से है ना तो डेंगू में परिवर्तित हो जाता है, तब उसमें प्लेटलेट्स घट जाता है और वो डेंगू से भी खतरनाक हो जाता है। सही है, तो वो चीज होता है, एक एक चीज आपके बॉडी का मालूम है उनको। बहुत डॉक्टर फोन पे बतियाते हैं, आपका नस यहाँ पकड़े हुए फोन में बात कर रहे हैं, आपको देख लिए, गलत नहीं होगा। इस नब्ज से भी बहुत सारा पता चल जाता है, हार्ट का, बीपी का, फलना का, चिल्ला का, सब कुछ का, पल्स, पल्स के देख करके। इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाता है। अब आपको मान लो यहां पर खड़ा कर दिया हमने, खड़ा कर दिया, ये क्या है भाई, नहीं अंदर नहीं बाहर ही देखते हैं। अच्छा अंदर बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ही खड़ा कर दे, बाहर ही है तो, नहीं अंदर है, अंदर है ना वो, ये आपको खड़ा कर दिया। जब खड़ा हो गए ना तो ये राइबोसोम है, ये क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण करेगा। तो जब खड़ा होगा ना तो आप देखोगे कि सरफेस पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और कितना सरफेस है देखो, इतना है, इतना है, ऐसे करके सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है ना। सरफेस एरिया आप लोग को पढ़ाया है ना, जैसे ये सीधा धागा है तो इस पर सरफेस कितना है, इतना ही है। अब कोई धागा इस तरह का है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना, कम जगह में बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, खींचोगे तो इतना आ जाएगा। तो उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे प्रोटीन का बनना, लिपिड का बनना, बहुत सारा चीज होता है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह सब यहां पर होता है। तो अगला जो पॉइंट है यही लिखने वाले हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वह मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए फ्री होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन बोले तो केमिकल रिएक्शन, सभी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म इंट्रासेलुलर जंक्शन। उसके बाद अगला क्या लिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
सरफेस, क्या लिख रहे हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब क्या होता है, देना, प्रदान करना, प्रदान करना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस एरिया प्रोवाइड स्पेस फॉर मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सभी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में जो होते हैं सबको मिला करके मेटाबॉलिज्म। सीधी बात, नो बकवास, उठा देना, बोल सुबह हो गया। तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शन। से तबीयत खराब है उसका, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। अच्छा, हमारे शरीर में दो ही तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एक होता है बनने वाला और दूसरा क्या होता है, टूटने वाला। एक बनने वाला और एक, जैसे प्रोटीन बना, प्रोटीन टूटा। तो बनने वाले केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको याद रखना है। और टूटने वाले को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब वो क्या होता है, बनने वाला रिएक्शन। और ये क्या होता है भाई, इसको ऐसे ही याद रखना, टूटने वाला रिएक्शन। रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये 6 पॉइंट याद रहेगा आपको, रहेगा ना। अब देखो इस 6 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो नीट में आता है, ये है पहला, यही नीट में आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। अब ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के लिए। अब थोड़ा अलग अलग देखते हैं, रफ का अलग देखते हैं, स्मूथ का अलग देखते हैं। दो गो होता है ना जी, रफ का अलग देखते हैं फंक्शन, स्मूथ का अलग देखते हैं। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले रफ, रफ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व मतलब शामिल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन जो होता है ना भाई, प्रोटीन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना। 4 तरह का प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, 4 प्रकार का प्रोटीन होता है। इसको कहा जाता है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी मतलब सब लोग समझ रहे हो, पहला, सबसे पहले जो बनता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, समझ जाओगे ना, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन और ये इसको कहा जाता है क्वैटेनरी प्रोटीन। क्वैटेनरी प्रोटीन। प्रोटीन का जब सिंथेसिस मतलब क्या होता है भाई, सिंथेसिस मतलब निर्माण होना, क्या होना, निर्माण। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है,
सबसे पहला प्रोटीन ये बनता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? मतलब ये नष्ट हो जाता है। तो अनस्टेबल होने के कारण प्राइमरी प्रोटीन किस में बदल जाता है? सेकेंडरी प्रोटीन या टर्सरी प्रोटीन या क्वैटरनरी प्रोटीन, इन तीनों में से किसी में ये बदल जाएगा। सेकेंडरी प्रोटीन हमारे बालों में, हमारे नाखून में हो पाया जाता है। समझ गए? तेल वगैरह लगाते हो तो आप लोग देखे होंगे ना, ये तेल जो है बालों को जड़ों से मजबूत करता है, पोषित करता है। इसका प्रोटीन जो है बालों के प्रोटीन को बढ़ाता है। प्रोटीन नाम सुने हो? ये वाला प्रोटीन होता है सेकेंडरी प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन या इंजाइम्स में बदल जाता है। इंजाइम्स कितना बार मेरे मुंह से निकला है इंजाइम्स। इंजाइम्स जो होते हैं वह केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है? इंजाइम नाम भी सुने होंगे, जैसे मुंह में इंजाइम पाया जाता है, सलाइवा, सेलिब्री इंजाइम, एमाइलेज। इंजाइम सुने हो? भोजन के पाचन में मदद देखा। तो टर्सरी प्रोटीन इंजाइम बनाता है, और क्वाटरनरी प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होता है और एंटीबॉडी में होता है। एंटीबॉडी सुने होंगे आप लोग, इम्यून सिस्टम, है ना। हीमोग्लोबिन तो सब लोग जानते हैं, जो रक्त में होता है, ब्लड में होता है। तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग हिस्सों में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? जब ये बनाता है प्रोटीन तो ये बनता है पहले, लेकिन ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है? इन तीनों में से इन तीनों में बदल देता है उसको। इस चीज को कहा जाता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? अब इसका जो दूसरा फंक्शन है मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, इसमें क्या लिख रहे हैं हम? क्या लिख रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट प्राइमरी प्रोटीन इनटू सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वैटरनरी प्रोटीन, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन मॉडिफिकेशन। डेट इज कॉल्ड प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अब आपने बना लिया, आपने पैकेज भी कर दिया, पैकेजिंग हुआ ना एक तरह से, बात को समझ रहे? लड्डू बना दिया, मसोसा बना दिया, तो उसको पैकिंग करना है, पैक भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया। अब क्या करोगे? पहुंचाओगे। तो प्रोटीन को पहुंचाने का काम भी इसको है, बनाइए, पैक कीजिए, पहुंचाइए। तो तीसरा जो फंक्शन है इसका रफ का, वह है प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग मतलब क्या होता है? प्रोटीन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना। आपका टारगेट क्या है? नीट क्वालिफाई कर दो। क्वालिफाई नहीं, नीट क्या बोले, क्वालिफिकेशन तो 150 नंबर में होता है ना। कहा मेरा भावना समझो, नीट क्रैक करना, क्रैक हो सही है। आपका जो है, आपका जो एम है नीट को क्रैक करना, तो वो क्रैक करना आप कैसे करोगे? 620 नंबर लाओगे, उससे ज्यादा लाओगे, मान लो 620, तो ये आपका क्या हो गया? टारगेट हो गया। क्या हो गया? तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, एनसीईआरटी, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, आ जाएगा। तीनों एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत हल्का है, बहुत कम चीज दिया हुआ है कि नहीं? केमिस्ट्री में तो कम ही चीज दिया हुआ, बायोलॉजी के लिए तो टेंशन ही नहीं होता है। बायोलॉजी तो हम लोग मतलब इतना बच्चा पढ़ लेता है कि सोए सोए भी उसको पूछोगे तो आंसर दे देगा। बात रहा फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसका भी एनसीईआरटी बायोलॉजी की तरफ पढ़ डालो, 4 बार 5 बार, नहीं भी समझ में आ रहा है 4 बार 5 बार पढ़ो, गारंटी देते हैं बहुत सारा क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। लेकिन हमारा मन जो होता है वो मानता नहीं, मतवाला टाइप का होता है। जब तक सर का
नोट्स तो चलो पढ़ना ही होता है। सर का नोट्स पढ़ा, सर इतना मोटा डीपीपी असाइनमेंट दिए हैं, उसको जब तक नहीं रगड़ देंगे काम ही नहीं चलेगा। कुछ बच्चा को तो ऐसा हो जाता है, हुलार मारता है, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है ना, जेई एडवांस, जेई मेन, सबका क्वेश्चन दागने लगता है। गलत चीज है, उतना दिमाग मत वेस्ट कीजिए। बस उसको पढ़िए, 4 बार 5 बार उसको पढ़िए। जितना बार बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उतना बार फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, सब कुछ छोड़ करके सर का नोट्स पढ़े, 10-20 क्वेश्चन बनाए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। हम गारंटी देते हैं आपका नंबर आ जाएगा उतना। अगर नहीं उसको पढ़ोगे नहीं आएगा नंबर। बायो में तो हम तो यहाँ भी पढ़ा देते हैं, बायोलॉजी पढ़ लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री। कोई इतना पढ़ा है, आप इतना पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने, आप बोलोगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज कैसे होगा? सर पढ़ा रहे हैं ना, कोई चैप्टर पढ़ाए तो इतना तो बहुत ही नहीं हो कि बेसिक नॉलेज नहीं पता चलेगा। आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ऐसा तो बहुत नहीं है कोई, या फिर आपको छोटा छोटा चीज जो है उसमें समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो ऐसा बच्चा ही नहीं देखे। महागोबर, आज तक महागोबर बच्चा नहीं मिला है, गोबर मिला है, गोबर बच्चा भी मिला है, वो भी सेलेक्ट कर जाता है। अब महागोबर आज तक, महागोबर होगा तो उसका बात ही अलग है। तो कहने का मतलब है कि वो जो आपको बेसिक सर ने पढ़ा दिया पूरा चैप्टर का, कूद पढ़ो उसमें एनसीईआरटी का, वो चैप्टर 4 बार 5 बार, एक बार में समझ नहीं आया, समझ में नहीं भी आ रहे तो उसको 4-5 बार रीडिंग अंडरलाइन करके देखो। नहीं होगा सिलेक्शन तो बोलना। यही है की पॉइंट पढ़ने का। कैसे बना लोगे जी? 180 में 150 क्वेश्चन में भी नहीं, 180 में 150 क्वेश्चन मतलब 600 नंबर, हम तो 600 से पार करे, 620 मतलब 155 160, तो कैसे बनेगा? दाल भात का कौर नहीं है, कैसे बन जाएगा? इतना पढ़ने से नहीं बनेगा, आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो आता है ना। एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, डेली पढ़ो, समझ रहे हो जाएगा। फिर कम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा। अभी का जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं बनाए, वो बना लिया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, हम हल्का हल्का ही क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी एकदम पढ़ो लाइन बाय लाइन, 2 साल ऐसे पढ़ो, देखो बहुत नंबर आ जाएगा। जिसका नहीं आता वही सोचता है इतना ज्ञान हो गया हमको। देखते हो बहुत सारा बच्चा 6-6 साल से 7-7 साल से पढ़ रहा है, नहीं होता है उसको नॉलेज, थोड़ा कम है, बहुत नॉलेज हो जाता है, एकदम सब कुछ याद है उसको, क्यों नहीं हो रहा है उसका? एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं, बोलता है एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। अरे वही तो पढ़ना, कुछ नहीं वही आ जा रहा है। आप इतना पढ़े हुए, एनसीईआरटी का वो छोटा सा लाइन आ गया, आप उसको पढ़े नहीं तो कैसे आंसर मार दोगे? हाँ लाओगे, 550-600 के इधर ही रह जाता है बच्चा, इतना नॉलेज वाला। अब जाके देखो जो फाउंडेशन का बच्चा है 700-720 नंबर ला रहा है, देखो उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। वो खाली क्या किया है, एनसीईआरटी को बस गोबर जैसा पढ़ते गया। यही चीज करवा, है ना, डेली यही करो, बात मानो मेरा, देखो बहुत नंबर आ जाएगा। नहीं तो बहुत लगता है, 600 नंबर लाना बहुत लग जाएगा। 10 साल भी पढ़ोगे तब मिला जुला के आ सकता है, अगर सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो। सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बनाना है। प्रोटीन टारगेटिंग मतलब क्या होता है? प्रोटीन को टारगेट के पास पहुंचना, टारगेट समझ रहे हो, जिसको जरूरत है। टारगेट मतलब क्या है? जिसको जरूरत है। तो क्या लिख रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू देयर मतलब क्या होता है? अरे कोई जरूर नहीं है देयर तेयर का याद करना, एग्जाम खाली पास कर लो, उसके बाद कोई देयर और तेयर नहीं करता है, समझ रहे हो?
फालतू का चीज है, नॉलेज फलना चिलना, उनका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर प्रोटीन टू देयर टारगेट ऑर्गन। ऑर्गन मतलब समझ रहे हो, जहां पर इसकी जरूरत है। ऑर्गन यहां मतलब कहने का है जरूरत वाला जगह। खत्म। तो देख लो रफ एंडोप्लाज्मिक। अब इसमें देखो, अब नीट के लिए देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, बस यही है पहला। ये इसमें ये दोनों के लिए कॉमन फंक्शन था ना, दोनों के लिए कॉमन है। ये है कितना हल्का है, देखो हल्का बहुत आता है, बहुत आता है हल्का भाई। ये वाला है, ये वाला बस नॉलेज के लिए है, समझ रहे हो। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भाई ज्यादा काम करता है, ये ज्यादा काम करता है, कुछ ज्यादा इसका हाथ पर फैला हुआ है। सबसे पहली बात, इसका जो मेन कार्य है लिपिड बनाना। क्या बनाना? लिपिड मतलब फैट, जो तेल वसा जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, तेल वगैरह मसाला में जो पाया जाता है डालडा में। तो मेन फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व मतलब शामिल है, इन्वॉल्व इन, अरे ऐसा ऐसा बच्चा का रिजल्ट हो जाता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्लास में कुछ भी नहीं, डेली क्लास, मेरा भी बच्चा बहुत सारा है, तो डेली क्लास खाली आ रहा है, क्वेश्चन भी उतना अच्छा से नहीं बना पा रहा है, फिर भी हो गया। आपको 50% ऐसा बच्चा मिलेगा नीट में क्रैक करने वाला, जो खाली एनसीईआरटी पढ़ा है, फालतू का नहीं पढ़ा है, उसको इधर उधर का क्वेश्चन पूछो नहीं बता पाएगा। लेकिन उससे क्या मतलब, उसको मेन तो कॉलेज मिल गया ना जी, कॉलेज मिल गया, कहानी खत्म, कोई जरूरत नहीं है। तो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, खाली एनसीईआरटी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, खाली एनसीईआरटी पढ़ो ना। मजाक नहीं कर रहे, बहुत सीरियस बोल रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। उसके बाद एक और लाइन है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नीट में कोई नहीं आता है। देखो हमारे अंदर एनिमल में कुछ हार्मोन होते हैं जो लिपिड का बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है, उसको कहा जाता है स्टेरॉइडल हार्मोन। जैसे हमारा सेक्स हार्मोन जितना भी है सब लिपिड का बना होता है। जैसे मेल में अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में बात करें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये आप लोग को याद नहीं है भाई, अभी पता भी नहीं है, बाद में पता होगा, पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। लेकिन एक बात मान लीजिए, जितना भी सेक्स हार्मोन है सब किससे बना हुआ है? लिपिड हार्मोन। ये इस बात को लिख देते हैं, और यही दोनों नीट में आएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesis the lipid like steroidal हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन इन एनिमल में होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लिखेंगे वो बस नॉलेज के लिए। तीसरा फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे मसल्स में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परिवर्तित हो गया। हाँ यहीं पर तो है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में किस में बदल गया है। तो इसका काम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो यहां पर यह मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। कॉन्ट्रैक्शन आप लोग समझते हैं, जैसे ऐसे किए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, ऐसे कर रहे हैं तो रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है मसल्स, बोल भी रहे तो यहाँ पर मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशियों के संकुचन में और फैलाव में क्या करता है? मदद करता है। तो इसमें तीसरा जो पॉइंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन
मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट, विटामिन सी का निर्माण भी करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम involve in synthesis of ascorbic acid। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं भाई? विटामिन सी, विटामिन सी को कहा जाता है। ये हो गया इसका कार्य। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जितना भी कचरा है, हानिकारक पदार्थ है, उस हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ में बदल देता है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम सुने आप लोग? ये गैस होता है, ये इतना खतरनाक होता है, अगर ये आपके सांसों में चला गया तो या ऑक्सीजन का बाइंडिंग ही खत्म कर देता है। मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जितना ब्लड है, सॉरी हीमोग्लोबिन है, इसमें ये जुड़ जाता है। मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सफोकेशन होगा ना, सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत होगी। अच्छा चलो एक आपको उदाहरण देते हैं, ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो क्या होगा? एक वो प्रैक्टिकल है। ऑक्सीजन किससे जा रहा है? नाक से। बंद कीजिए। कितना देर बंद रख सकते हैं? 5 मिनट, स्वाहा हो जाएगा आदमी। मान लीजिए जितना देर तक बर्दाश्त के, 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या करोगे? मतलब नाक बंद ही है, उसमें डाल दिए। उसके बाद आपके शरीर का क्या होता है? कभी देखे हो किसी को तकिया से मुंह दाब देता है? क्या होता है? छटपटाने लगता है आदमी। क्यों छटपटा रहा है? ऑक्सीजन जैसे बंद हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। अब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन विचलित हो जाता है, आदमी छटपटाने लगता है, लात पैर गुस्सा सब स्टार्ट। समझ रहे बात को? इतना देखो महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ऑक्सीजन का कमी हुआ ना, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही जहरीला गैस है। अब सीधा बात, नो बकवास, जहरीला गैस है। क्या है? अब इसको क्या करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम जहरीला, मतलब ना के बराबर होता है। मतलब जहर नहीं है, ये उतना हानिकारक भी नहीं है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक पदार्थों को क्या करे? डी कर दे, खत्म कर दे। अच्छा यहां तो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। देखो यहां पर संधि विच्छेद करते हैं। डी मतलब डी किसी के आगे लग जाता है तो क्या हो जाता है? खत्म। जैसे ओ लग जाता है तो खत्म हो जाता है ना। ओ लगाते हैं ना जी। जैसे मानुष, मनुष्य, मानुष, अमानुष। ज्ञात, ज्ञात मतलब जानकारी। ओ लगा देते तो क्या होता है? अज्ञात हो जाता है। उसी तरह इंग्लिश में डी होता है, ओ लगा दिए मतलब वो उल्टा। ओ लगाना मतलब
डी लगाना मतलब उल्टा। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? टॉक्सिक मतलब होता है जहर। क्या होता है? जहर या हानिकारक। डी मतलब यहां पर, यहां का मतलब है दूर करना। जहर या हानिकारक पदार्थों को खत्म करना, बस सीधा समझो खत्म करना, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। बस एक और है, उसके बाद लास्ट जो है ना, जो इंडोप्लाज्मिक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, मसल हो गया, स्कॉर्बिक हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, लिपिड सिंथेसिस हो गया, स्टेरॉयडल हार्मोन हो गया। हाँ एक और है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना। हम खाते हैं तो क्या बनता है? खाने के बाद, पचने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन जाता है। जो यूज होता है, जो यूज नहीं होता उसको क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। पैसा ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? जितना खर्च होता है उसके बाद क्या करते हैं? रख देते हैं या बैंक में जमा करते हैं ना। तो उसी तरह हम जो खाएं, ग्लूकोज बना, तो जो यूज हुआ ठीक है, उसके बाद जो अनयूज है तो ग्लूकोज जो अनयूज है उसको किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजेन। और ये हमारे लीवर वगैरह में संचित होता है, जमा हो गया। जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते, तो उसी समय ये ग्लाइकोजेन टूट टूट कर हमें ऊर्जा देता है, इसलिए रह जाते हैं ना बिना खाना के। ये बात होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। तो इसको देखिए आप लोग बैठ करके। इतना ही रह गया? अच्छा इसको लिखिए, इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना सही नहीं है, कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहिए। तो दिमाग क्या होता है? कंसंट्रेट, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसको जरा लिखना है आपको, इसको लिखिए। वैसे तो भेज ही देते हैं, फिर भी लिखिए। छुट्टी स्कूल में हुआ है और अपने मन से सभी लोग घर भाग गए हैं, है ना। बोल रहे हैं कि कोचिंग छुट्टी है। कोचिंग का तो ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। फर्स्ट बार में दिया हुआ था, तो अपने मन से घर भाग गए। गार्जियन का फोन आया, छुट्टी हो गया, बोले नहीं हुआ है, स्कूल का छुट्टी है ना।
डायरेक्ट मिल गया। ये देखिए एनसीईआरटी देख लेते हैं इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क। बताए थे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? यह नेटवर्क है ट्यूब का। क्या है? ट्यूब का। देख रहे हो, नेटवर्क है, पूरे फैला हुआ रहता है। नेटवर्क और रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब क्या होता है? रेटिकुलम मतलब बताए थे ना जी, रेटिकुलम मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। अब देखो इसका, इंडो मतलब क्या होता है? बाहर की अंदर, अंदर। इंडो मतलब प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर। रेटिकुलम मतलब जाल। साइटोप्लाज्मा के अंदर जो जाल होता है इसी को नाम क्या रखा गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी भी हमको ज्ञात है, अंतःप्रद्रवी जालिका, जाल। याद रहेगा? तो नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्मा दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिखा चुके हम, लिखा चुके हैं इसको। हाँ, अब इसको एनोटेट कर देते हैं। Hence, endoplasmic reticulum divides the इंट्रासेलुलर, है ना, इंट्रासेलुलर बता चुके हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। लिखाए थे उस दिन। कंपार्टमेंट कौन कौन सा था? एक तो ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब जैसे देखो ये अंदर वाला पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूमिनल पार्ट। और इसके बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मतलब ये कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो भाग है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, ये लिखा हुआ है ल्यूमिनल। और इसके बाहर जो सरफेस पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, लिखा हुआ है। तो देखो हम जो लाइन है इसे घेर दिए, समझो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके नोट्स में भी चला जाएगा तो आपको कम, इसमें तो हम एकदम आपको आपका जो मेहनत है कम कर देते हैं। ध्यान रखना है, इसको डेली पढ़ना है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम, लिखा है, जिसको रफ बोलते हैं, अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ये सब लिखा चुके हैं इसलिए गोला नहीं मार रहे हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो बच्चा सबको याद ही रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हल्का है आप लोग के लिए। अब देखो फंक्शन दिया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रैंक्टरी ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे सेल में ज्यादा मिलेंगे जहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रोटीन बनना। अब हलवाई है तो उसका काम क्या है? भोजन बनाना, है ना, भंडारा बनाना। तो भंडारा जो बनाएगा तो वो जहां पाया जाएगा वहीं भंडारा, है ना। उसके बाद एंड सिक्रेशन, बनाएगा भी और क्या करेगा? सिक्रीट मतलब बाहर निकला। वही हम लिखे हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग समझ रहे हो? बनाया और भेजना, सिक्रेट करना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। क्या कह रहा है? दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये उधर चला गया है ना, ये आएगा नहीं। देखे थे ना न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच है? न्यूक्लियस से। वही कह रहा है। अब देखो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस लिपिड। ये बोले थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसिस। यही दोनों आता है फंक्शन।
बस हो गया, एनसीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनसीईआरटी भी खत्म। तो सोचो कि इतना को ही आएगा आपके नीट में, हम तो इतना पढ़ाए हैं। वो संतुष्टि के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों को, कंसेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो बेसिक तो जरूरी है ना जी, वहाँ पर जरूरी पड़ता है, तो इसीलिए लिखवाना पड़ता है। ये हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या करते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं और कहाँ लेके चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें, है ना, इसी में सारा फंक्शन है। तो इसको और बड़ा कर देते हैं, मैक्सिमम हो गया ना, इसको बड़ा कर दिया, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपके जो नोट्स आएंगे ना फोन में तो वो बड़ा रहेगा। छोटा यहाँ कर देंगे तो वहाँ भी क्या होगा, छोटा होगा, हालांकि वहाँ भी जूम हो जाता है। तो ये हम लोग एनसीईआरटी इसका कवर कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी के पास। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, खत्म हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग एक ही थाली का चक्का पट्टा है। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे का फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है इनका। मतलब इसका काम वो करेगा, उसका काम वो करेगा, एक ही सिस्टम बनाते हैं ये चारों मिलकर के। आप लोग को पढ़ाए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाता है, लाइसोसोम और राइबोसोम, लाइसोसोम राइबोसोम, सॉरी वैक्यूल्स, क्या है, वैक्यूल्स, यह भी वैक्यूल्स बन जाता है। इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया, और इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। बताए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, लेकिन गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके सारे दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन ये जो होता है यह एक जगह होता है, संगठित होता है, और ये क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। तो इन चारों को हम लोग कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं, पहले एनसीईआरटी हम लोग देख ही लेते, चलो एनसीईआरटी जब निकल आ जाएगा डायरेक्ट, मेरे हिसाब से नहीं आएगा, पर हाँ आ गया ना, पहले है कि बाद में दिया, हाँ पहले ही दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंडो मतलब समझ रहे हैं, अंदर, सेल के अंदर, मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। While each of membranous organelles is distinct in term of its structure and function, चलो है ना, फंक्शन, इसको भी एनोटेट कर लेते हैं हम लोग, वहां पर लेके चले जाएंगे। Many of these are considered together as an endomembrane system। मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और क्या बना रहे हैं, वो सिस्टम बना रहे हैं। जैसे ये कोचिंग है, ये क्या है, एक सिस्टम है, क्या है, इसमें क्या होगा, टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, स्टाफ होंगे, डायरेक्टर होंगे, यही होगा ना। तो सिस्टम में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट, और यह कई बार नीट में आया हुआ है, इस साल भी नीट में पूछा था, मतलब हर साल ये आता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन है, और आखिर उनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बनते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम है कि फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर नहीं फंक्शन। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में फलना फलना है, क्यों है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि उनका फंक्शन सेम है। क्या होगा आंसर, फंक्शन, भूलना नहीं है इसको। फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट। अब देखो सेम, यहां देखो एनसीईआरटी इतना शुद्ध लिखती है,
इसीलिए दुनिया का सारा बुक एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाया जाता है। उसका रीजन क्या है? वो जो भी पॉइंट भी लिख दिया है ना, वो एकदम एक्यूरेट रहता है। नासा से लेकर के इसरो तक कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि वो प्योर कंसेप्ट लिखा रहता है। क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आप लोग नीट पास करके एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे तो वहां पर 4.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है। उसके बाद 1 साल इंटर्न होता है। उसके बाद फिर 3 साल क्या होता है? एमएसएमडी होता है, जिसको हम लोग पीजी बोलते हैं। ठीक है? ये 4.5 साल का जो एमबीबीएस का कोर्स होता है, सभी लोग सेम कोर्स पढ़ते हैं। इंटर्न करते हैं, वो प्रैक्टिस होता है, और जब वो पीजी करते हैं तब उनका ब्रांच अलग अलग हो जाता है। कोई कान का, कोई दांत का, कोई पेट का, कोई हार्ट का, कोई ब्रेन का, अलग अलग होता है। आखिर 4.5 साल उसको सबको साथ क्यों पढ़ाया गया? शुरू से ही कर देते हैं और अच्छा ब्रेन का डॉक्टर हो जाता, हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाता और ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है, हमारा जितना भी ऑर्गन है सभी कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब उनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किडनी खराब हो रही है ना, तो ब्रेन को भी डैमेज करेगा, लीवर सबको डैमेज कर देगा। ब्रेन डैमेज हो रहा है वो सबको करेगा। ऐसा नहीं है कि किडनी है, लीवर है, चलो खराबी हो गया तो क्या दिक्कत है, कहीं मर जाता आदमी। क्योंकि लीवर का फंक्शन हार्ट से भी रिलेटेड है, ब्रेन से भी रिलेटेड है, किडनी से भी रिलेटेड है, हर चीज से रिलेटेड है। हर एक ऑर्गन का वर्क जो है हर एक ऑर्गन से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। काम सेम नहीं है, काम सेम लेकिन कोऑर्डिनेट है। जैसे मेरा काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ना, लेकिन हम दोनों में क्या है? कोऑर्डिनेट है। हम ये चीज पढ़ा रहे हैं, वो चीज आपको पढ़ना है। हम जो चीज बोल रहे हैं उसको पढ़ना है, बुक को, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कार्य समान है क्या? कोऑर्डिनेट मतलब सेम नहीं होता है। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इसीलिए 4.5 साल एक ही चीज पढ़ते हैं। सब चीज हमको समझना है, लीवर, किडनी, फंक्शन सब। फिजिशियन के पास जाते हो तो देखता है कि अरे इसका हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, वो इलाज नहीं करेगा, वो लिख देगा, ट्रांसफर कर देता है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, जाओ वहां पर, जो उनका दोस्त है उसके पास भेज देगा। तो इससे घबराना नहीं है। गांव में एगो टर्म है, जवाब दे दिया, है ना? यहां जवाब दे दिया तो वहां गया, वहां जवाब दिया तो वहां। अरे भाई जवाब नहीं दिया, उसको नहीं आ रहा है, उतना हो सकता है वो पढ़ा नहीं है, या फिर उसके हार्ट का है तो थोड़े ना इलाज करने लगा, ये दवा खाओ दवा। वो खाली वो फंक्शन पढ़ा हुआ है उसका, वो उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, बाद में स्पेशलिस्ट होता है। तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, कौन कौन शामिल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी बॉडी, सॉरी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये हर साल देखने आ जाता है नीट में, और बिल्कुल इजी है, सबको याद रहेगा। देखो अब क्या कह रहा है? सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम आर नॉट कोऑर्डिनेट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम का जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट बोलता है हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है हम श्वसन करवाएंगे। दोनों का कार्य एक है ही नहीं। हम आप पढ़ा रहे हैं, आप बोलोगे ना हम क्रिकेट खेलेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं है। तो वही चीज है, कोऑर्डिनेट नहीं है। विद द अबव कंपोनेंट्स
दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडो। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है अगले साल पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों नहीं कहते हैं? क्या आंसर होगा? क्योंकि, बोलिए क्या नाम है आपका? नाम भूल जाते हैं तो बोलिए क्यों नहीं, क्यों नहीं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है? कोई भी बताइए। उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए, या फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं है इसीलिए? फंक्शन कोऑर्डिनेट होना चाहिए तभी वह इंडो मेम्ब्रेन होगा। देखो लिखा हुआ है, फंक्शन कैसा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए। हम पढ़ाई, आप खेल कूद, नहीं हो पाएगा, सिस्टम में नहीं रह पाएंगे। समझ रहे हो? समझ गए ना? कंसेप्ट समझिए। इसको क्या करते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर लेके जाते हैं। यहां है, ये इजी था तो इसीलिए थोड़ा सा सोचे एनसीईआरटी से आपको पढ़ा दें। तो यहां पर थोड़ा सा टॉपिक ही है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लेंगे? दीज आर इंक्लूड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज, उसका कारण क्या है? देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट। एक बात का हम गारंटी लिख के देते हैं, चाहे आप भूल भी जाओगे इसको, एग्जाम में आएगा टिक मार के आ जाओगे। इसको बोलते हैं थर्ड सेंस। आप पूरा पढ़ लिया, आपको लग ही नहीं रहा, कभी लगता है जी हम पढ़े हुए हैं, मतलब कुछ याद ही नहीं है। और जैसे एग्जाम में आता है धड़ाधड़ बच्चा लिख देता है। वो क्यों लिख देता है? क्योंकि आपके माइंड में अगर वो चीज एक बार कहीं पढ़ लिया आपने, और गलती से दोबारा एक बार और नजर से गुजार लिए, वो एग्जाम में सही हो जाएगा, गारंटी देते हैं। 100% किसी का तैयारी नहीं होता है, सच मानिए किसी का नहीं होता है। चाहोगे इतना पढ़ लिए लेकिन एकदम कुछ याद ही नहीं आ रहा, ये आएगा तो ऑप्शन मार दोगे, गलत नहीं होता है। समझ रहे हो? अब देखो, अब आपने आज पढ़ा, अब 2 साल बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा भूल ही जाओगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 बार 3 बार उसको देखते हुए रीडिंग करते हुए जाए तो 4 बार, एक बार रीडिंग कर लोगे ना एक ही चीज को, याद हो जाएगा स्टाइल। वहां भूलते भूलते एग्जाम तक तो याद ही आ जाएगा। एग्जाम के बाद भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोलते हैं एग्जाम के बाद भूल जाओ, एग्जाम तक नहीं भूलना है, बस यही है आपका। थोड़ा डीपीपी बनाइए। कुछ लोग डीपीपी बना लिए थे क्या? कुछ लोग बनाए थे क्या? बनाइए बनाइए, डीपीपी बनाइए, बनाइए सभी लोग। हम दे दे रहे हैं पहला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, सॉरी 14 नहीं है, उसी से चुन चुन के बनाइए।
16, 17, 21, 23, 24 और 25। जल्दी बनाइए इसको, 5 मिनट टाइम है आपके पास। ये खाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन है। असाइनमेंट का क्वेश्चन कौन कौन बना के लाए हो? बना लियो पूरा? असाइनमेंट नहीं लाए? आप बनाए हो? आप नहीं बनाए? आपको नहीं बनाए हो? ठीक, उसको करेंगे। इसको बनाइए पहले। असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए। और डीपीपी जो है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन डीपीपी जो आपको देंगे आज से लेकर के 12 लास्ट तक, सारा लगभग क्वेश्चन नीट का इसी से, समझ रहे हो? पाँच 41 हुआ है। 5-7 मिनट आराम से बनाओ इसको।